तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में जो आज अपने को स्टार्ट करना है वो है पेनल्टीज एंड द एडजुडिकेशन। पेनल्टीज क्या होती है? फाइन। फाइन, जो दंड दिया जाता है आपको वो होता है पेनल्टीज आपकी। और सेकंड टर्म क्या है? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या बताया हुआ है? क्या बताया हुआ है एडजुडिकेशन का मतलब? डिसीजन। डिसीजन। कैसा डिसीजन? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फॉर्मल डिसीजन, यही है ना? जैसे कि कोर्ट जो डिसीजन लेता है, फॉर्मल जो डिसीजन आता है वो उसको क्या बोले जाते हैं हम? एडजुडिकेशन, यानी कि डिसीजन लेना। अब डिसीजन कब लिया जाएगा? पहली बात तो आईटी एक्ट में क्राइम क्या होगा? किसी के सिस्टम में बिना परमिशन के घुस गए, बिना ऑथराइजेशन के आपने साइन लगा दिया, उसके सिस्टम में आपने वायरस भेज दिया, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया, यही सब चीजें हो सकती हैं आपकी। तो ये बोलता है कि अगर तुमने आईटी वाला क्राइम किया तो the act contemplates a dual scheme in regard wrongful acts concerning computer etc. Certain acts are vested so-called penalties. अब इसमें penalties भी लगाई हुई है which are however adjudicated, यानी कि वो डिसाइड होंगी कहाँ से? नॉट बिफोर कोर्ट्स। उसको कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, तो कौन डिसाइड करेगा? उसको डिसाइड करेगी हमारी एडजुडिकेशंस ऑफिसर, यानी कि आईटी एक्ट के अंदर जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पेनल्टी लगनी चाहिए। यानी कि आईटी का अगर कोई केस है तो वो हमारे नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो एडजुडिकेशन ऑफिसर्स के पास जाएगा। कौन सा एडजुडिकेशन ऑफिसर्स? जो आईटी एक्ट में अपॉइंटेड होगा। ठीक है? ओके मैम। ओके जी। तो चले अब ये बोलता है कि पेनल्टी देख लेते हैं, पेनल्टी क्या क्या है हमारे पास। तो सेक्शन 43 डील करता है उन एक्ट से जो कि क्राइम समझे गए हैं। इफ एनी पर्सन, अगर कोई भी बंदा विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, किसकी परमिशन के बिना? ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज चार्ज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो विद परमिशन और विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक्सेस, यानी कि पहुंच बना रहे हैं, और सिक्योर एक्सेस या पहुंच बना चुके हैं किस तक? किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे, या कंप्यूटर नेटवर्क पे, या कंप्यूटर रिसोर्स में, और हमें किसी ने अप्रूवल नहीं दी। यानी कि चोरी छुपे हमने किसी के सिस्टम को एक्सेस कर लिया, किसी के सिस्टम के डाटा को चेक कर लिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्राइम कर रहे हैं। उस क्राइम के ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? जो भी एडजुडिकेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा। ठीक है। दूसरा क्या करता है? डाउनलोड कर देते हैं हम, कॉपीज बना लेते हैं, या कोई डाटा निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट्स एनी डाटा, या कोई कंप्यूटर डाटा, या कोई बेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डाटा हेल्ड स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम। कहता तुमने उसकी हार्ड डिस्क चुरा ली, या उसके सिस्टम से कोई डाटा अपनी पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया, कॉपी मार लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम से कोई डाटा चुरा लाया, तो वो काम भी क्या है? गलत है, इलीगल है। उसके लिए भी आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। तो आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? इंट्रोड्यूस और causes टू बी इंट्रोड्यूस्ड एनी कंप्यूटर कंटामिनेट और कंप्यूटर वायरस। अगर आप किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऐसा डाटा डाल देते हो या ऐसा वायरस डाल देते हो जो सामने वाले के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करते, यानी कि दूसरे के कंप्यूटर में वायरस डालना, या कोई भी कंटामिनेट मतलब मिलावटी सा टेक्स्ट डालना जिससे सामने वाले के कंप्यूटर को हार्म हो, तो वो क्या है? गलत काम है। पेनल्टी लगाओ, गलत काम है। जैसे कि आजकल चला हुआ है ना वो फेसबुक वाला हैकिंग जो आप बता रहे थे, कंटामिनेटेड चीजें हैं, वो मिलावटी चीजें, वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नो मैम, नहीं करनी चाहिए। किसी की पर्सनल डाटा को छूना भी आईटी में क्राइम माना गया है। आगे देखते हैं। डैमेज और कोज टू बी डैमेज एनी कंप्यूटर सिस्टम। आप डैमेज करते हो या कोई ऐसा काम करते हो जिससे सामने वाला सिस्टम डैमेज हो जाए, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस और एनी अदर प्रोग्राम रिजाइडिंग इन सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क।
यानी कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे या तो पूरा का पूरा कंप्यूटर खराब हो गया, नष्ट हो गया, डैमेज हो गया, या अपना डेटाबेस खराब हो गया। डेटाबेस खराब हुआ तो भी सारा डाटा चला गया, कंप्यूटर खराब हुआ तो भी डाटा लॉस होने का डर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क खराब कर दिया आपने, या फिर किसी प्रोग्राम को ही उड़ा दिया। कई बार ऐसा होता है ना, सॉफ्टवेयर उड़ा दो सामने वाले के फोन से या सामने वाले के Yes, सिस्टम ma'am. से, कोई प्रोग्राम ही उड़ा दिया आपने, तो भी क्या है, वो क्राइम है, क्योंकि सामने वाले के सिस्टम को आपने डैमेज किया है। अब डैमेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कंप्यूटर तोड़ फोड़ दिया, उसके अंदर भी डैमेज हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो वो भी आपका लाइबल टू पेनल्टी है, ये वाला काम भी। आगे क्या बोलता है, डिस्टर्ब्स Yes. और causes disruption of any कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आप क्या करते हो, सामने वाले के कंप्यूटर सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हो, डैमेज करते हो, डिक्रीज करते हो, या इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करते हो। मतलब इंफॉर्मेशन आपने घटा दी, कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी और कुछ इंफॉर्मेशन रख ली, छेड़छाड़ करी इंफॉर्मेशन के साथ, तो भी क्या वो सिस्टम सही है? इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करना अलाउड होना चाहिए? No, ma'am. नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को डिसरप्ट करते हो, कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क, तो दैट आल्सो अ क्राइम, और उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 43। ठीक है, आगे देखो, डिनाइज और causes the denial of access to any person authorized to access any कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। मान लो जी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आया। अब ऑडिटर को आपको सारे डाटा का एक्सेस देना पड़ता है, तो यानी कि वो बंदा ऑथराइज्ड है टू गेट एक्सेस। आप कहते हो मैं नहीं देता हूं, मैं तुझे एक्सेस नहीं दूंगा, नहीं. तो क्या वो बंदा गलत कर रहा है? Yes, ma'am. एक्सेस देना चाहिए था, यानी कि जिस बंदे के पास अथॉरिटी है एक्सेस लेने की, आप उसको मना कर रहे हो कि मैं तुझे एक्सेस नहीं दूंगा, तो ये भी एक क्राइम है। इसके लिए भी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। यानी कि ना तो आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते, ना ही अनऑथराइज तरीके से किसी को मना कर सकते हो कि तू भाई मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस नहीं ले सकता। दोनों ही काम इलीगल हैं, दोनों ही काम के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे है, प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू कंप्यूटर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से नहीं किसी के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, हम किसी तीसरे बंदे से एक्सेस करवा रहे हैं। मान लो मैंने महक को बोला कि तू जा, तू एक्सेस कर, और उसको जितने भी काम चाहिए, जितनी भी हेल्प चाहिए, वो सब मैं दे रही हूँ। यानी कि वो बंदा जो हेल्प दे रहा है किसी दूसरे बंदे को, ताकि वो किसी के कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में एंट्री मार सके। और कैसी एंट्री मार सके? अनऑथराइज्ड एंट्री। तो क्या वो भी एक क्राइम है? Yes, ma'am. आगे आ जाओ। चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टेम्परिंग विद और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। कई बार ये वाला क्राइम होता है जैसे साइबर कैफे वाले करते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करने के लिए गए, मान लो निकिता और महक दोनों गई, ठीक है, निकिता से तो उन्होंने कोई चार्ज लिए या हाफ चार्ज लिए, नहीं भी लिए। महक से क्या करते हैं, महक के खाते में निकिता का सारा डाटा जोड़ दिया कि आपने इतना डाटा एक्सेस किया और इतने पेमेंट मुझे आप दे दो। यानी कि आपने चार्ज की सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि आप एक बंदे के सर्विसेज का चार्ज दूसरे बंदे से लेते हो, तो भी क्या है, It's a इलीगल काम है। crime. और आपने किया कैसे, आपने डाटा के साथ छेड़छाड़ की, टेम्पर किया डाटा को, ताकि सामने वाले बंदे का अकाउंट आप दूसरे वाले बंदे से जोड़ पाओ। तो ये भी एक सिस्टम क्राइम का ही है और आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे देखो, अगर आप सामने वाले के सिस्टम में कोई फाइल डिस्ट्रॉय कर दो, डील कर दो, अल्टर कर दो किसी इंफॉर्मेशन को रिजाइडिंग इन अ कंप्यूटर रिसोर्स और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू, या फिर आप उसकी वैल्यू को खत्म कर दो और यूटिलिटी अफेक्ट्स इट इंजीरियसली बाय एनी मींस। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हमने किसी को नहीं दी, आप आए मेरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन देखी, सबको मेल कर दी। अब वो क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ी या घट गई? मुझे घट अभी गई. इन्फॉर्मेशन देनी नहीं थी किसको, उसकी वैल्यू घट गई। यानी कि जिस पर्पस के लिए मैंने रखा था, अब वो पर्पस मेरा क्या हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, इंजूरियस हो गया, मेरा डाटा खत्म हो गया। तो उसलिए भी आपको यहाँ पर आईटी एक्ट के अंदर पनिशेबल किया जा सकता है। यानी कि ना तो आप सामने वाले के डाटा को एक्सेस कर सकते बिना उसके पूछे, बिना ऑथराइजेशन के, ना उसे किसी को शेयर कर सकते, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, ना उसे डिलीट कर सकते, ना ही उसमें कोई अल्टरेशन कर सकते हो। करना है तो अथॉरिटी लेके आओ, बिना अथॉरिटी आपको अल्टरेशन नहीं करनी। ठीक है, अगला देखो,
स्टील चुराना या कंसील करना छुपाना, डिस्ट्रॉय अल्टर और कोज एनी पर्सन टू स्टील कंसील डिस्ट्रॉय और अल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज फॉर कंप्यूटर रिसोर्सेज विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज। या तो आप कोई भी ऐसी चीजें चुराते हो, कोई सोर्स कोड चुराते हो जिससे आप बाद में चोरी कर सको, यानी कि किसी का पासवर्ड चुरा लिया, किसी का कोड चुरा लिया, ऐसे काम कर दिए, या फिर किसी का कोड छुपा दिया ताकि सामने वाला बंदा यूज ना कर सके, या डिस्ट्रॉय कर दिया डाटा को, या अल्टर कर दिया, या तो आपने खुद किया या किसी दूसरे बंदे से कराया। यानी कि और कोजेज एनी पर्सन का मतलब क्या है, या तो खुद करो या किसी से कराओ, दोनों ही चीजें क्या है, क्राइम है, क्योंकि अल्टीमेटली मास्टरमाइंड तो आप ही हो एक्ट के पीछे, तो आपके ऊपर ही इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इस मेनली इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर रिसोर्स से और कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। किसी के कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करोगे तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी। ऐसे ही तुम्हारे घर में अब कजन्स आएंगे ना, वो तुम्हारे सिस्टम को बिना पूछे छुए तो क्या देना, आईटी एक्ट में पेनल्टी लगवाऊंगी, अनऑथराइज्ड एक्सेस है। वो कहेंगे ज्यादा अंग्रेजी मत बोल। चलो जी, कहता है अगर ऊपर वाले कोई भी काम किसी ने कर दिए तो उसको लाइबल, मतलब वो लाइबल होगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। क्या देना पड़ेगा आपको यहाँ पर, कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्या होता है, जितने का लॉस हुआ उतना अमाउंट आपसे रिकवर किया जाएगा। अगर 1 लाख का लॉस हुआ तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कितने डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे, पूरे के पूरे 1 लाख। 1 लाख। 1 करोड़ का हो गया तो 1 करोड़। 2 करोड़ का 2 करोड़ दो। 2 करोड़। तो आपको क्या देना पड़ेगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे। और किस तरीके से दोगे आप, कंपेंसेशन वाले डैमेजेस दोगे। तो ये डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे, आप छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि आपकी वजह से सामने वाले के सिस्टम पे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये काम आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, करें आगे। मैम कल हमें ना पूरे दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। ओडीओपी चल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ओरिएंटेशन। यस मैम, उन्होंने रजिस्टर करवाया, सबने करवा लिया, हम चारों ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी लो वाली क्लास लगेगी आपकी, वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग कब शेयर कर देंगे सर? सर वो से तो मैं सर करवा उसको जाना। बोल के उसका कर क्या? लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना अपनी ओरिएंटेशन। ठीक है, चलो मैम आप सर को बता दोगे या फिर हम मैसेज करें सर को पर्सनली? बता दूंगे सर को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले सेक्शन में। अब यहाँ पर है ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे ऊपर कुछ वर्ड्स आए थे। कंटेमिनेशन का वर्ड मतलब क्या होता है, कहता है कंटेमिनेशन का मतलब वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जिसको डिजाइन किया गया, कैसे डिजाइन किया गया है। कंटामिनेशन मतलब किसी के डाटा को खराब करना, तो वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ट्रांसमिट करेगा, किसको, डाटा को, प्रोग्राम को, रिजाइडिंग विद इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि आपने जो भी चीजें भेजी, जो भी कंटामिनेटेड डाटा भेजा, उसका मकसद क्या था, आपके एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई करना, या फिर आपके एग्जिस्टिंग डाटा को डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर जो भी आपके फोन में डाटा है ना उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, या ट्रांसमिट ट्रांसफर करना आपके डाटा को या फिर प्रोग्राम को, ठीक है, किसी दूसरे बंदे के पास। या फिर और क्या कर सकता है, बाय एनी मीन्स टू यूजर्व द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, या फिर आप यूजर्व करना चाहते हो, डिस्टर्ब करना चाहते हो, किसको, कंप्यूटर के नॉर्मल यूज को, नॉर्मल ऑपरेशंस को, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे। जैसे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैंग कर देना, ये भी क्या है, एक तरह का कंटेमिनेशन है, और आप उस कंटेमिनेशन के बदले आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, चलो अगला इसमें एक वर्ड आया था बार बार, कंप्यूटर डेटाबेस। डेटाबेस होता है वो एक सिस्टम, वो एक सॉफ्टवेयर लगा लो या सिस्टम लगा लो, जहां पर आप अपना सारा डाटा रिकॉर्ड करके रखते हो। डाटा कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, ओपिनियन, कंसेप्ट, इंस्ट्रक्शन, एनीथिंग विच इज यूजफुल इज नोन एज डाटा। आपका जो मटेरियल डाटा होगा वो सब आपका कहाँ रखा जाएगा, जहां पर भी रखा जाएगा उस चीज को बोलेंगे हम डेटाबेस। तो कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, टेक्स्ट में हो सकती है, इमेज में हो सकती है, ऑडियो में हो सकती है, वीडियो में हो सकती है,
या तो वो प्रिपेयर हो चुकी हैं या प्रिपेयर हो रही हैं in a formalized manner or have been produced by a computer system or computer network and are intended for use in computer. मतलब जो भी चीजें हम सिस्टम में रिकॉर्ड करके रखते हैं वो हमारा डाटाबेस होता है ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सके। कंप्यूटर वायरस वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस है जो सामने वाले के कंप्यूटर को डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डाटा, प्रोग्राम जो डिस्ट्रॉय कर दे, डिग्रेड, आपकी क्वालिटी को डाउनग्रेड कर दे, एडवर्सली अफेक्ट करे परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। बोलते हैं ना हमारे सिस्टम में जब वायरस आ जाता है तो सिस्टम यूज नहीं होता ढंग से, खराब हो जाता है, प्रॉपरली काम नहीं करता, या तो अटक अटक के चलता है या कुछ डिलीट कर देता है या पूरी का पूरा हार्ड डिस्क उड़ा देता है उसकी। तो ये गलतियां कब होती है? जब आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। और वायरस को रोकने के लिए हम अपने सिस्टम में लगवाते हैं ना एंटीवायरस, ताकि किसी तरह का वायरस ना आ पाए। तो वो इसीलिए कहता है अगर आप वायरस भेजते हो किसी दूसरे के सिस्टम में तो वो भी एक गलत काम है, क्राइम है, उसके लिए आपको सामने वाले को डैमेजेस देने पड़ेंगे। अब जो वर्ड है डैमेज, डैमेज का मतलब क्या है? डैमेज का मतलब है सामने वाले के नुकसान पहुंचाना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना, अल्टर करना, डिलीट करना। मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपने कुछ और बातें ऐड कर दी, अपनी मन गढ़ंत कहानियां, और जो कि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं था, तो भी आपने इंफॉर्मेशन को क्या किया? मॉडिफाई किया, यानी कि ऐड कर दिया या किसी और तरीके से मॉडिफाई कर दिया या डाटा को रीअरेंज कर दिया। इन एनी केस आपने डाटा को क्या किया? छेड़ा। अगर आपने डाटा को छेड़ा तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। आगे क्या है अपना, एक आया था ना लास्ट में, अगर आप किसी कंप्यूटर सोर्स कोड को चुराते हो, डिस्ट्रॉय करते हो या हाइड करते हो तो भी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। सो कंप्यूटर सोर्स मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड्स, डिजाइन एंड लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म। यानी कि जब भी आप किसी चीज को रजिस्टर करते हो या लिस्ट करते हो तो वहां पर आपके लिए कोड जनरेट होता है। वो कोड अगर किसी ने चुरा लिया तो आपको डिस्टर्बेंस होगी। कोड कुछ भी हो सकता है, वो आपका पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है वो आपके लिए। ठीक है, यहां तक का क्लियर है? तो जब ये सारे काम आप करते हो जितने अभी हमने ऊपर पढ़े थे, अगर ये काम आप करते हो तो आपको क्या देने पड़ेंगे? डैमेजेस देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे? कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है जितना सामने वाले को लॉस हुआ है उतना तो आपको पे करना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा कितना डैमेज हुआ है? एडजुडिकेशन ऑफिसर। ठीक है, चलो जी आगे पढ़े। ये तुम्हारे काम की चीज है, कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। डाटा को बनाना ही जरूरी नहीं होता, डाटा को प्रोटेक्ट भी करना होता है। आपके ने जिम्मेदारी ली किसी डाटा को आपने जिम्मेदारी ली कि मैं इस डाटा को प्रोटेक्ट करूंगी और आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि बचा नहीं पाए। बना के ऐसे थोड़ा ना छोड़ देना होता है, बचाना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे, जो भी आपने डाटा मेंटेन किया है वो डाटा हाईली सिक्योर्ड डाटा होता है, हाईली कॉन्फिडेंशियल, तो उसको बचा के भी रखना होता है आपको दूसरों की नजर से। अगर दूसरा बंदा वो डाटा चुरा ले तो क्या फायदा हुआ आपका? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए आपको डाटा को मेंटेन भी करना है और डाटा को प्रोटेक्ट भी करना है। तो देखो क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, इफ वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट पोजेसिंग, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, डील कर रही है या हैंडल कर रही है किसको? किसी सेंसिटिव पर्सनल डाटा या इंफॉर्मेशन को। सेंसिटिव होता है सनसनी, मतलब जो अगर बाहर निकल जाए मार्केट में तो तहलका मचा देगा, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ अभी आपके पास है और मार्केट में और किसी के पास नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए, ये इसको सिक्योर करके रखना बहुत जरूरी है। सो इन अ कंप्यूटर रिसोर्स विच इट ओन्स, कंट्रोल और ऑपरेट्स, यानी कि अगर किसी कंपनी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कैसी इंफॉर्मेशन? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कहाँ पर है? किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर है। और रिसोर्स कैसा होना चाहिए? या तो आपने उसको ऑन किया है या कंट्रोल किया है या ऑपरेट कर रहे हो। और आपने कैसे ऑपरेट किया? नेग्लिजेंटली ऑपरेट किया। इज नेग्लिजेंट इन इम्प्लीमेंटिंग मेंटेनिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर thereby cause wrongful loss or wrongful gain to any person, यानी कि आप नेग्लिजेंट थे, आपने ढंग से डाटा संभाल के नहीं रखा, तो बदले में क्या होगा? आपको, आपकी वजह से सामने वाले को या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा,
या बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। तो जिस बंदे का लॉस हुआ होगा ना, तो लॉस वाले बंदे को आपको क्या देना पड़ेगा? सेशन। मैम बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ से आ गया? बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो कोई भी कंपनी। डाटा तो जनरली ये जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, सेंसिटिव डाटा, ये किसके पास होगा? कंपनीज के पास होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास होगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट में सब कुछ इंक्लूड होता है, रजिस्टर्ड बॉडीज जो होती हैं हमारी। तभी तो मैंने कहा था ये आप लोगों के काम की बात है। अब आप कंपनीज में जाओगे, डाटा बनाओगे, डाटा बनाना जरूरी है कि मेंटेन भी करना है, सिक्योर भी रखना है उसको। मेंटेन भी करना है, सिक्योर भी करना है। आपके तरफ से कोई भी सेंसिटिव डाटा मार्केट में फैल गया और उस वजह से किसी को लॉस हो गया, तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। और कंपनी वाले फिर तुम्हें लात मार के बाहर निकालेंगे, कहेंगे जाओ तुम, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, डाटा नहीं संभाल पाए तुम। और ये तुम्हारी पेनल्टी कब बनेगी? जब आप नेग्लिजेंट हैं। और नेग्लिजेंट कब होंगे? जब आपने रीजनेबल सिक्योरिटी नहीं रखी होगी। यानी कि अगर आपने रीजनेबल सिक्योरिटी रखी है तो पेनल्टी हमारी नहीं गलती नहीं है, तो आपकी गलती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि हम उस कुछ बातों का मतलब जाने। एक तो वर्ड यूज हुआ बॉडी कॉर्पोरेट, सिर्फ किसके ऊपर लगता है? आपके बॉडी कॉर्पोरेट पे। दूसरा कब लगेगा? जब रीजनेबल सिक्योरिटी एब्सेंट होगी, यानी कि अगर आप रीजनेबल सिक्योरिटी ले रहे हो तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। तीसरा किस डाटा पे लगता है? जो सेंसिटिव हो, सेंसिटिव पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो बॉडी कॉर्पोरेट देखो, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में सबसे पहला जो नाम इंक्लूड करते हैं वो होता है कंपनी का, या ऐसी एंटिटीज जो कि रजिस्टर्ड हो। यहाँ पर कौन कौन है? फर्म आएगा, सोल प्रोप्राइटर आएगा, या अनदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंगेज्ड इन कॉमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी। जो भी बंदा कॉमर्शियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज के साथ रिलेट करता है, उस बंदे को हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। यानी कि वो बंदा कैसा होना चाहिए? कॉमर्शियल या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड। प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहे हो, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी, व्यापार से रिलेट करती है। दूसरा क्या है? रीजनेबल सिक्योरिटी। रीजनेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मतलब आपने पूरा ध्यान रखा ना, कोई मेरे घर ना आ सके। ये महक है ना, महक अपने घर का कैसे ध्यान रखती है? महक के घर पे एक मेन गेट है, मेन गेट में 2 कुंडी है, नहीं 4 कुंडी लगवा रखी है महक ने। कहते 2 तो सबके होते हैं, मैं 4 लगवाऊंगी, और चारों कुंडी पे ताले लगाती है ये। फिर अंदर वाला जो गेट है, घर का जो पहला गेट आता है, उस घर के पहले गेट पे 2 ताले लगाती है। फिर उसके बाद अंदर वाले रूम के अंदर ये फिर 2 ताले लगाती है, और उन 2 तालों के अंदर भी एक तिजोरी रखी है, उस तिजोरी के अंदर ये रखती है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो महक ने रिजनेबल सिक्योरिटी रखी है। इतनी सिक्योरिटी रखेगी तो पक्का चोरी होएंगे वो। हाँ सही कह रही है। ऐसे सिक्योरिटी रखी हुई है महक ने अपनी तरफ से कि चोरी ना हो सके। पहले चोर 4 ताले खोलेगा, फिर 2 ताले, फिर 2 ताले, फिर तिजोरी। इतने में कहीं तो पकड़ तो लूंगी। इतने में महक पकड़ लेगी इसको। ठीक है, तो यानी कि महक ने क्या रखी? अपनी रीजनेबल सिक्योरिटी रखी। तो यहाँ पर बोलता है रीजनेबल सिक्योरिटी का मतलब है ऐसी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट सच इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रैक्टिस यूज होती है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे कि अगर आप सिस्टम में रखते हो तो सिस्टम के अंदर आपको आउटसाइडर्स का एक्सेस बैन करना होता है। बड़े बड़े ऑफिसेज में कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो मेल आईडीज होती है ना, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी मेल आईडीज को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बैन किया जाता है कि वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मेल ही नहीं कर सकते, कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं? अपनी यहाँ पर रीजनेबल सिक्योरिटी देते हैं, ताकि किसी के मन में भी पाप आए तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ही ना कर पाए। अगर ट्रांसफर करोगे तो अपने सीनियर की अप्रूवल लोगे। तो आपने क्या किया हुआ है? रीजनेबल सिक्योरिटी मेंटेन की हुई है। लोगों को आप इंफॉर्मेशन देते हो कि अभी हमारे यहाँ पर ये काम चल रहा है, तो आप ये काम नहीं कर सकते, या फिर आप कैबिन में नहीं आओगे, एंट्री नहीं लोगे, जितना भी डाटा होगा उसे सिक्योर्ड सेफ लॉकर में रखोगे। कंप्यूटर के अंदर है तो कंप्यूटर के अंदर आपने ऐसे प्रोग्राम्स बनवाए हुए हैं जो सिर्फ आप ही के सेंसर से खुलते हैं, या फिर आपके पास इकलौते आप ही हो जिसके पास वो पासवर्ड होगा। प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हैं हम चीजों को पासवर्ड लगा लगा के। यानी कि मान लो ये अपना कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हमने कहीं यहाँ पर फाइल रखी है, पर इसको पहुंचने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमें पहले ओपन करना पड़ता है।
जैसे हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर बोलेगा पासवर्ड, फिर पासवर्ड करने के बाद वो सॉफ्टवेयर खुला, सॉफ्टवेयर के अंदर इसने महक ने एक और फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर को जैसे ही ओपन करते हैं वो बोलता है पासवर्ड, फिर पासवर्ड डाला, पासवर्ड के अंदर फिर एक और फोल्डर है, उस फोल्डर को ओपन करते हैं, फिर वो क्या कहता है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद आखिरकार हमें फाइल मिल गई, और उस फाइल को जैसे ही ओपन किया, फाइल भी ओपन होने के लिए क्या कहती है पासवर्ड। इतने सारे पासवर्ड लगा इतने दिए बड़े इसने। चोर तो थक ही जाएगा, कहेगा छोड़ना। तो 4 तरह के इसने अगर पासवर्ड लगाए हैं, और हो सकता है चारों सेपरेट सेपरेट हो, अलग अलग हो, तुक्के भी ना लगे चारों के, तो उसमें क्या होगा, इसने प्रॉपर अपनी रीजनेबल सिक्योरिटी लिया, उसके बाद भी अगर डाटा चोरी हो गया तो फिर ये डिफॉल्ट में नहीं है, नेग्लिजेंट नहीं है, तो यहाँ पर इसके खिलाफ नेग्लिजेंट का केस नहीं लग सकता कि आप नेग्लिजेंट थे इसलिए डाटा चोरी हो गया, आपने रीजनेबल सिक्योरिटी ली और सामने वाला चोर बहुत ज्यादा होशियार था इसलिए डाटा चोरी हुआ है। ठीक है, तो आपने सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज, यूज, मॉडिफिकेशन, डिस्क्लोजर और इम्पेयरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, यानी कि आपने सारा का सारा काम कर रखा था, प्रोटेक्शन लगाने के लिए यूज किया हुआ था, सारे इंफॉर्मेशन आपने मेंटेन करके रखी है, एज मे बी स्पेसिफाइड इन एनी लॉ, अगर किसी लॉ में कोई स्पेसिफाइड तरीका लिखा हुआ है कि इस तरीके से डाटा को रखना है तो आपने वो तरीका मेंटेन किया है, लॉ में नहीं लिखा तो आपने अपने कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अच्छे से डाटा मेंटेन किया है, उसके बाद भी चोरी हो जाए तो हो जाए, फिर हमारी गलती नहीं है, फिर हमारी गलती नहीं है, अगर हमारी गलती होगी तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, नहीं होगा तो हम बच जाएंगे। ठीक है, हमें बस ये दिखाना है कि हमने रीजनेबल सिक्योरिटी रखी थी। अगले पॉइंट पे आ जाए। यस मैम। अगला पॉइंट देखो, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न। हमें हर बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न्स में फाइल करनी पड़ती है, जैसे एमसीए के पास हमें बहुत सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, करनी पड़ती यस थी, मैम। तो वहां यस पर मैम। अगर आप रिटर्न्स फाइल ना कर पाओ तो क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। यस मैम। अगर आप टाइमली रिटर्न्स फाइल नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के पास, वहां पर अगर आप सामने वाले को ढंग की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है आपने उसे नहीं दिए तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रूल्स, एनी रिटर्न्स, एनी इंफॉर्मेशन, तो उसके ऊपर क्या क्या होगा। पॉइंट नंबर ए देखो, अगर किसी बंदे को बोला गया है कि फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न और रिपोर्ट टू कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, fails to furnish the same, he shall be liable to pay penalty not exceeding 1,50,000 rupees for each such failure। किसी बंदे को बोला हुआ है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, सीईओ को देनी है, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को देनी है, या सीसीए को देनी है, कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को देनी है, और सर्टिफाइंग आप नहीं अथॉरिटी। आप वो रिटर्न फाइल नहीं करते हो या वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तो कहते बेटा आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी, 1,50,000 फॉर और फॉर ईच फेलियर, एक गलती 1.5 लाख रुपए, 2 गलती 3 लाख रुपए। 1.5 लाख। अच्छा 1.5 लाख का जो अमाउंट है ये फिक्स है या 1.5 लाख तक होगा? अप टू नॉट है, एक्सीडिंग। अप टू, अप टू है, अप टू 1.5 लाख, यानी कि एक गलती हुई तो मैक्सिमम फाइन कितना लगेगा? 1.5 लाख रुपए का। क्या 1.5 लाख से कम हो सकता है? यस मैम हो सकता है, गलती गलती पे डिपेंड है। गलती गलती पे डिपेंड है और एडजुडिकेशन ऑफिसर पे डिपेंड है कितनी सजा देता। हो सकता है वो कड़क हो, कहता मैं तो पूरे 1.5 लाख लूंगा। चलो आगे करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, बुक or other document within the time specified therefore in the regulation, fails to file the return or furnish the same within the time specified therefore in the regulations, he shall be liable to a penalty not exceeding 5,000 rupees for every day during which such failure continues। क्या बोलता है कि आपने आधी इंफॉर्मेशन तो फाइल कर दी, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन फाइल कर दी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द regulations and fails to file return or furnish the same within the time specified therefore in the regulations। यानी कि डॉक्यूमेंट या तो आप फाइल कर रहे हो या फाइल नहीं कर रहे हो। मतलब रेगुलेशन में मान लो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं,
एक आपने फाइल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल हो गए डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी, 5,000 रुपए की, अप टू 5,000 रुपए। 5,000 फॉर एवरी डे। और ये पर डे लगेगी, यानी कि अगर 7 दिन का डिफॉल्ट है तो उसको 7 डेज से मल्टीप्लाई करोगे, 8 दिन का डिफॉल्ट है तो 8 दिन से मल्टीप्लाई करोगे। इसके अंदर ना यहाँ पर है ठीक है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल फेल हो जाते हो फर्निश करने में तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी, 5,000 रुपए से ज्यादा या कम, या अप टू 5,000, अप टू 5,000। अप टू 5,000, यानी कि 5,000 भी हो सकती है, 5,000 से कम भी हो सकती है। और कैसी पेनल्टी है, पर डे की पेनल्टी है। ठीक है, मान लो जी आपको जो इंफॉर्मेशन फाइल करनी थी वो फाइल करनी थी आपको 20 दिसंबर 2021 तक, लेकिन आज की तारीख तक आपने फाइल नहीं किया, आज 21 तारीख हो गई, कितनी पेनल्टी बनेगी, मान लो मैक्सिमम पेनल्टी है 5,000 की, 11 कितने इंटू रुपए देने 5, पड़ेंगे उसको, 55,000 रुपए। 55,000 रुपए, क्यों, 11 दिन एक ही दिन हो गए। दिन ये भी तो हुए, क्या? 21 दिन जनवरी के भी तो हुए, अच्छा, 20 दिसंबर दिसंबर, जनवरी को टोटल 32 दिन, 32 इंटू में 5,000, फिर लगेगी आपकी पूरी पेनल्टी जो भी होगी आपकी। ठीक है, 33rd पॉइंट देखो, मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स fails to maintain the same, he shall be liable to a penalty not exceeding 10,000 rupees for every day during which the failure continues। क्या बोलता है थर्ड पॉइंट के अंदर, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिए और रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिया, लेकिन आप उनको फेल हो जाते हो, maintains books of accounts or records and fails to maintain the same, he shall be liable। अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फेल हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए तो आपको यहाँ पर कितने रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, 10,000 रुपए 10,000 की पेनल्टी। for यहाँ पर every है day। फाइलिंग के लिए और यहाँ पर है मेंटेनिंग के लिए, यानी कि बनाए नहीं आपने खाते, तो आपके ऊपर 10,000 पर डे की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, चलें आगे, यस मैम। क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला। If any person is required to maintain books of accounts or records under RTI Act 2005 or rules or regulation made thereunder, what is the quantum of punishment provided under the RTI Act Penalty 2000? not exceeding 10,000 rupees for every day which अभी पढ़ा था, अगर किसी failure। को कोई डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने और उसने मेंटेन नहीं करे तो उसके ऊपर 10,000 पर डे की पेनल्टी लगेगी। कब तक, जब तक कि वो खाते बना ना ले। ठीक है, करें आगे। यस मैम। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंट्रावेंशन ऑफ अ रूल और रेगुलेशन अट्रैक्ट्स लाइबिलिटी टू पे कंपेंसेशन अप टू ₹25,000 टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कंट्रावेंशन और टू पे पेनल्टी अप टू दैट अमाउंट। क्या बोलता है कि अगर आपने किसी भी रूल्स रेगुलेशन जो ऊपर लिखे हुए हैं आपके वो को फुलफिल नहीं किया तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लग सकती है, अट्रैक्ट्स लाइबिलिटी टू पे कंपेंसेशन, कितना, अप टू 25,000। किसको देना है, उस बंदे को देना है जो कि आपके कंट्रावेंशन की वजह से अफेक्ट हुआ है, और टू पे पेनल्टी अप टू दैट अमाउंट, या फिर उस अमाउंट तक आपको अपनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि 25,000 से कम का लॉस हुआ तो आपको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, 25,000 से कम की देनी पड़ेगी, यानी कि सामने वाले को जितना भी लॉस हुआ बाय वे ऑफ कंपेंसेशन मैक्सिमम 25,000 देना पड़ेगा। ऊपर जितनी बातें हम लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं सेक्शन 43 में, 43 वाले पेनल्टीज तो वैसी की वैसी रहेंगी बाय वे ऑफ कंपेंसेशन जो हमने दिया है। उसके अलावा अगर कोई और सेक्शन कोई और रूल आपने कॉन्ट्रावेन किया तो मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी अपनी 25,000 की। ठीक है, दोनों सेक्शंस की पेनल्टी अलग अलग है। करें आगे, यस। चलो आगे है हमारे पास एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कौन था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, मतलब
क्या काम करता था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर? पेनल्टीज वगैरह डिसाइड करता था मैम। पेनल्टीज डिसाइड करता था। क्या? फॉरवर्ड एडजुडिकेटिंग डिसीजंस लेता था। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो ऑफिसर्स होता है जिसके पास पावर होती है टू मेक जजमेंट, टू टेक डिसीजंस। तो ये जो एडजुडिकेशन ऑफिसर है इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडजजिंग वेदर एनी पर्सन हैज कमिटेड एनी कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। एडजुडिकेशन जो ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा कि सामने वाले बंदे ने लॉ को प्रोहिबिट किया भी है कि नहीं किया, उसने लॉ अनफॉलो किया भी है या नहीं किया। मतलब ऐसा आप एक काम कीजिए, आप इस क्लास को ना रीजॉइन कर लो, ठीक है? ओके मैम। ओके।